नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेवी सकलानी और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, जो अक्सर अपनी अलग कार्यशैली और अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आज हमारे साथ वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। उनके पास महिला एवं बाल विकास, खेल विभाग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो विभाग में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर कितनी उतरी हैं और आगे के उनके पास क्या रोड मैप है, इस चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरी कई अन्य सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ी है। तो सबसे पहले मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने पहाड़ की महिलाओं के लिए, जो बेघर महिलाएं हैं, उनके लिए घर बनाने की योजना शुरू की है। ये कब तक शुरू हो पाएगा और क्या विभाग ने ऐसा कोई सर्वे किया है कि 9 पर्वतीय जिलों में कितनी महिलाओं के पास घर नहीं है? देखिए, महिला कल्याण के क्षेत्र में हमारी हमेशा एक कोशिश होती है कि साल दर साल कुछ ना कुछ उनकी ज़रूरत के अनुसार जो विशेषतर है पहाड़ की महिलाएं हैं अथवा प्रदेश की महिलाएं हैं, उनके हित में हम एक बेहतर योजना हम उनको समर्पित कर पाएँ। लगातार क्षेत्रीय भ्रमण करने के दौरान में ये महसूस होता है कि महिलाएं जो खासकर पहाड़ की हैं, जिन पर आपदा की भी मार होती है और कहीं ना कहीं आर्थिकी का भी संकट उनके ऊपर होता है, उन परिस्थितियों को देखते हुए ये महसूस होता है कि मैं जब उनके मध्य में जाती हूँ तो वो अपने आवास के लिए बराबर आवेदन करती हैं, अनुरोध करती हैं। तो मुझे ये विचार आया कि हमारी पहाड़ की महिलाओं को वाकई उनके मकान के लिए, चाहे उनका छत निर्माण हो, चाहे मकान निर्माण हो, उसकी उनको आवश्यकता प्रतीत होती है। और वहीं से वो दिन भर की सुबह जो प्रातः उठती हैं और दिन भर के कार्य के लिए वो आगे अपने को प्रेरणा देती है, तो ऊर्जा उसको घर से ही प्राप्त होती है। तो उसको बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। तो उसी को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने कि महिला कल्याण कोष का गठन किया, जिसमें 1 रुपये प्रति बॉटल आबकारी विभाग से हमें अतिरिक्त शुल्क मिला, जो कि धनराशि लगभग 8 करोड़ की धनराशि हमको प्राप्त हुई है। और उस धनराशि से मैंने विभाग से कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र ऐसी महिलाएं जिनके पास में मकान के बराबर धनराशि नहीं है, अथवा मकान निर्माण के लिए अथवा छत निर्माण के लिए उनके पास धनराशि नहीं है, इस प्रकार की महिलाओं को चिन्हित करते हुए, और जिनका मकान आपदा से क्षतिग्रस्त है, क्योंकि आपदा के मानकों में बहुत कम धनराशि जो है गरीब महिला को प्राप्त हो पाती है, तो इस प्रकार की महिलाओं को चिन्हित करते हुए उनको छत मुहैया कराने का एक अभियान हम लोग मिलकर छेड़ेंगे। और इसके लिए हम उनको एक समय भी दिया है कि 15 नवंबर तक में वे एक प्रस्ताव तैयार कर ले, जहां पर उन महिलाओं को छत मुहैया कराया जा सके। तो हमारी तैयारी है और हम कोशिश में यही है कि जल्द से जल्द यह प्रस्ताव जो मेरे पास में आएगा, जिसमें केंद्र बिंदु महिलाओं को मकान देने के संदर्भित है। आपदा से क्षतिग्रस्त महिलाएं जो प्रभावित हुई हैं उनको मकान देना हमारा लक्ष्य है। एकल महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से असक्षम महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं को हमने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से चिन्हित करते हुए उनके लिए आंकड़े भी जुटाने का काम करें और उनको हम लोग देना मुहैया कराएं। इस प्रकार का प्रस्ताव भी 15 नवंबर तक में लेकर आए, इस प्रकार के निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है कि हम नए साल की शुरुआत तक में हम उनको ये योजना समर्पित करेंगे। तो विधवा निराश्रित महिलाएं थी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने की योजना शुरू की थी। उनको 2 लाख का ऋण दिया जा रहा था, करीब 75% सब्सिडी पर। कब तक कितनी महिलाएं होंगी जिन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि वित्त विभाग ने बजट देने से मना कर दिया? देखिए, उत्तराखंड में हम सभी महिलाओं को, और खासकर जो एकल महिलाएं हैं, जो मैं समझती हूँ कि कई मायनों में, चाहे वो अविवाहित है, चाहे वो विधवा महिला के रूप में हो, चाहे वो परित्यक्ता महिला के रूप में हो, तलाकशुदा महिला के रूप में हो, ऐसी महिलाओं को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को मैंने महसूस होने के बीच में रहते हुए किया है, और इसीलिए हमने एक प्रस्ताव विभाग से कहा है कि एकल महिला स्वरोजगार योजना की विभाग तैयारी करे, जिसका कि प्रस्ताव विभाग ने तैयार भी करा है। और तैयार करने के संदर्भ में वित्त विभाग के स्तर पर ये नोटिंग आई है कि इसको जो है महिला कल्याण कोष के माध्यम से इसको पूर्ण करा जाए। लेकिन मैंने अभी विभाग से कहा है कि पहले हम वित्त विभाग की राय को लेते हुए हम लोग फिर भी कैबिनेट में हम लोग जाएंगे, और कैबिनेट उस पर जो भी उसमें आगे मार्गदर्शन करेगी उसके अनुसार हम लोग निर्णय करेंगे। तो एकल महिलाओं को स्वरोजगार के रूप में 75% की सब्सिडी देना, 72,000 रुपये सालाना जिनकी आय है ऐसी महिलाओं को चिन्हित करना, जिनकी आयु 22 से लेकर 45 वर्ष तक की एज के मध्य में है ऐसी महिलाओं को चिन्हित करना,
ये सारा लक्ष्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ही दिया है कि वो इसका डाटा हमें कलेक्ट करके देंगे। वैसे यदि हम समाज कल्याण विभाग की और देखते हैं तो उनके आंकड़े लगभग 4 लाख के करीब हैं, जो कि हम विधवा परित्यक्ता के रूप में जो है महिलाओं को हम लोग पेंशन देते हैं। चूँकि पेंशन की योजना एज का कोई स्पेसिफिक उसमें अभी एनालाइज नहीं कर रखा है कि हम जिस एज को ढूंढ रहे हैं उस एज की कितनी है, लेकिन वैसे एकल महिला 4.5 लाख के करीब जो है समाज कल्याण विभाग बताते हैं। मेरा मानना है कि विभाग 500 महिलाओं प्रतिवर्ष के लक्ष्य के हिसाब से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से लेकर चल रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों का संशोधन होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया एक कोशिश है कि हम एकल महिलाओं को हम स्वरोजगार प्रदान कर पाए और 75% सब्सिडी के साथ प्रदान कर पाए। बैंक से हमारी बात हो गई है और बाकी वित्त विभाग की जो भी राय है उसको हम कैबिनेट में आगे ले जाते हुए कैबिनेट का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, चाहे वो 75% की सब्सिडी दे, चाहे वो 80 की दे, अथवा ये निर्णय हो कि महिला कल्याण कोष से कर लिया जाए, तो हम दोनों तरफ से हम तैयार हैं। कि कोविड के दौरान कई बच्चे अनाथ हुए थे, तो उनके लिए सरकार ने सीएम वात्सल्य योजना शुरू की थी। उस दौरान कई बच्चों को इसका लाभ भी मिला था। आर्थिक सहयोग के साथ साथ इनको कई सुविधाएं दी गई थी। लेकिन जो रोड एक्सीडेंट होते हैं और आपदाएं होती है, उसमें भी कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है क्या? एक कोशिश है और मैं कह सकती हूँ कि मुझे जब मौका मिला 2017 से 22 के मध्य में एक कालखंड ऐसे आया कोविड जैसा, जो शायद अब तक में कभी किसी देश के नागरिक ने या हमारे प्रदेश के नागरिक ने कभी देखी नहीं। उन परिस्थितियों में अचानक जिन बच्चों के अभिभावक उनके मध्य में नहीं रहे कोविड के दौरान में, तो उसी समय जो है हमारा विभाग वात्सल्य योजना लेकर आया और उस वात्सल्य योजना से प्रति बच्चा उस परिवार को, चाहे वो अभिभावक के रूप में एक व्यक्ति रहा हो, चाहे वो अभिभावक के रूप में उनके कोई परिजन रहे हों, उनको 3000 रुपये प्रतिमाह लगातार दे रहा है, अभी तक दे रहा है। और साथ ही उनको इसके अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न से लेकर, मुफ्त शिक्षा से लेकर, 5% का आरक्षण से लेकर, उनकी भू संपत्तियों की रखरखाव से लेकर सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी वर्तमान तक में हो रहा है। और ये कहते हुए भी बेहद प्रसन्नता है कि वात्सल्य योजना से आच्छादित ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है सरकारी नौकरियों को भी 5% का आरक्षण प्राप्त करते हुए लाभ ले रहे हैं। रही बात ऐसे बच्चे जो कि आपदा ग्रस्त हो जाने पर, प्लस ऐसे बच्चे जो कि एक्सीडेंट होने के कारण जिनके अभिभावक नहीं रहते हैं, तो उन परिस्थितियों में उन बच्चों को हम कैसे कवर करें। सामान्यतः हम उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप में भी ऐसे बच्चों को ही हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं जो बच्चों की आय जो है न्यूनतम 2000 रुपये, और अब तो उसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। तो उस न्यूनतम आय के अनुसार हम लोग चिन्हित करते हैं। लेकिन चूंकि मानवीय दृष्टिकोण हम सबका है, सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि ये चूँकि बहुत ही न्यूनतम आय का मानक है और इसमें हो सकता है कि वो बच्चे जिनके ऊपर अभिभावक नहीं रहे एक्सीडेंट या आपदा के कारण, तो वही बच्चे भी संरक्षित होने चाहिए। तो विभाग ने मन विचार बनाया है कि ऐसे बच्चों को भी हम लोग आने वाले समय में जो हमारे पास में कल्याण कोष मिला है उसके माध्यम से हम लोग इन बच्चों को भी कवर करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से खासकर पहाड़ी जनपदों में ये बच्चे, चाहे वो भूकंप के कारण हो, चाहे वो हैवी रेनफॉल के कारण हो, चाहे वो लैंडस्लाइड के कारण हो, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो, उन बच्चों को भी हम लोग आने वाले समय में ज़रूर कवर करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है और विभाग का भी संकल्प है। नमस्कार मैम, मैं पूर्णिमा उपाध्याय। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे प्रदेश में जो है 13 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड होल्डर हैं, तो उनको जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है सब्सिडी पर देने की योजना थी, जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि हिमाचल में इसके लिए तो एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है। क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है? मुफ्त खाद्यान्न देने के साथ में ऐसे गरीब परिवारों को जो कि सफ़ेद कार्ड धारक है, या अंत्योदय कार्ड धारक है, या गुलाबी कार्ड धारक है, VHH कार्ड धारक है, या राज्य सरकार की राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत पीले कार्ड धारक है, तीनों को किसी न किसी रूप में विशेषतः खासकर 2 कार्ड धारकों को तो मुफ्त में खाद्यान्न दे रहे हैं और प्लस 1 किलो चीनी भी हम लोग दे रहे हैं। राज्य सरकार का यह संकल्प भी है और खाद्य विभाग का भी संकल्प है कि आने वाले समय में ऐसा नमक जिसमें आयोडीन युक्त नमक हो, और ऐसी चीज़ें जो कि हम चाह रहे थे कि आने वाले समय में उनको चाहे वो तेल हो, चाहे उनके खाद्यान्न के लिए मसाले हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, इत्यादि इत्यादि का एक पोषण किट हम लोग प्रोवाइड करें। तो चूँकि ये विचार आया और इस पर प्रस्ताव भी लगातार जो है
विभाग के द्वारा शासन स्तर पर भी आया, जिसमें वित्त विभाग के माध्यम से उसमें किसी प्रक्रिया और कुछ और अन्य जानकारियां उसमें मांगी गई हैं, तो जिसको लेकर विभाग उसका उत्तर भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से, चाहे वो नमक का विषय हो, चाहे वो चीनी का विषय हो, दोनों चीज़ें जो हैं आने वाले समय में हम लोग अपने इन गरीब परिवारों को, चाहे वो सफ़ेद कार्ड धारक हो, गुलाबी कार्ड धारक हो, हम लोग उनको मुहैया कराएंगे, ये संकल्पित है। और मुझे लगता है कि ये मौलिक ज़रूरतों में भी ये सम्मिलित है, तो उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द हम ये दोनों चीज़ें उनको उपलब्ध करा पाएँ। मेरा सवाल है मैम, अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, तो अभी जिस तरह की खबरें बीच में आ रही थी कि अभी तैयारियां विभाग की पूरी नहीं हैं, तो उस तरह से मतलब विभाग की क्या तैयारियां अभी इसमें हैं? और दूसरा, सरकार जो है वो आउट ऑफ टर्न नियुक्ति खिलाड़ियों को देने की बात इस समय पे कर रही थी, तो गोवा नेशनल गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी? और तीसरा ये कि जो अभी 4% आरक्षण देने की बात खिलाड़ियों को थी कि उसको बहाल करना है, तो वो कब बहाल हो पाएगा? मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से एक औपचारिकता होती है। वो औपचारिकता जो है, कल राज्य सरकार के लिए एक चिट्ठी निर्गत की गई है, जिसमें एक फ्लैग हैंडओवर आयोग का फ्लैग हैंडओवर होता है, जो होस्टिंग प्रदेश होता है, तो उत्तराखंड को उसके लिए आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बेहद प्रसन्नता के साथ में सबको शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरी बात इसकी तैयारी के संदर्भ में है, तो मैं इसमें साफ कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड लगातार इस कोशिश में है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जैसा गुजरात में हुआ, उससे या तो उसके समकक्ष या उससे बेहतर प्रदर्शन जो है वो अपने 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में करेगा। रही बात तैयारियों के संदर्भ में, साधनों के संदर्भ में, संसाधनों के संदर्भ में, हम यदि अवस्थापना की यदि हम बात करते हैं, लगभग 90 से 95% हमारी तैयारी है। चाहे वो गेम्स देहरादून में होने हों, चाहे वो गेम्स उधमसिंह सिंह नगर में होने हों, चाहे वो गेम्स हरिद्वार में होने हों, अथवा हल्द्वानी में होने हों, और अथवा पिथौरागढ़ में होने, हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। और लगातार, चूँकि ये अलॉट हमको 14-15 में हो गया था, तब से लगातार सतत प्रयास में है, और इसने जोर जो है 2022 से मैं कह सकती हूँ कि इसमें गंभीरतापूर्वक इस पर काम किया गया, और आज 90 से 95% हमारी तैयारी है। कुछ चीज़ें उसी समय के अनुसार जो है खरीदी जाएंगी, इक्विपमेंट्स वो उसी समय ली जाएंगी, तो तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में कोई संदेह नहीं है, हमारी बेहतरीन तैयारी है। रही बात कि आउट ऑफ 10 जॉब की, तो आउट ऑफ 10 जॉब भी हमारी सरकार का खिलाड़ियों के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। 2014 से लेकर अभी तक के हमारे बच्चे जो कि नेशनल या इंटरनेशनल पे गोल्ड या कोई भी मेडल लाए हैं, तीनों में से तीनों ही प्रकार के बच्चे जो है, जो अब हमारे विभाग की कल परसों तरसों में जो विज्ञप्ति जारी होगी, उस विज्ञप्ति के माध्यम से वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। वो संबंधित 6 विभागों में वो कहीं ना कहीं मर्ज होंगे, जिससे कि वो विभागों में सेवा भी दे पाएंगे, और जिससे वो आने वाले समय में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, और साथ साथ में हमारे बच्चों को भी वो तैयार कर पाएंगे। तो ये एक तो इसका रास्ता ये है। रही बात वर्तमान की, आपने बोली कि गोवा में जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें जिन बच्चों ने मेडल लिया, निश्चित रूप से शासनादेश हर नेशनल मेडल जीतने वाले के लिए है, वो चाहे वो 2023 का खिलाड़ी हो, चाहे वो 2014 से जो मेडल लेकर आए उनके लिए बात आती है, तो वो उसमें एलिजिबल है। इसके अतिरिक्त आपने क्या पूछा था? 4% 4% वाला, तो 4% वाला भी हमारा संकल्प है, और मुझे लगता है कि 4% को लेकर कार्मिक विभाग से लेकर विभाग लगातार अपनी ओर से प्रयासरत है। कार्मिक विभाग ने भी अपनी सहमति इसमें प्रदान करी है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी कुछ सेलेक्टिव जो प्रदेश हैं वहाँ पर अभी भी ये चीज़ें लागू की गई हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 30% का महिलाओं का आरक्षण कानूनी रूप लेते हुए उसको अमलीजामा पहनाया गया, ठीक इसी प्रकार से 4% का भी जो है आने वाले समय में उसको कानूनी रूप देते हुए मुझे लगता है कि वह भी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी है, और खिलाड़ियों के लिए और खेल के भविष्य के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए निसंदेह ये भी मुझे जो वाइब्स आते हैं वो लगता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले जो है हमारे 4% भी हमारे खिलाड़ियों को हम लोग समर्पित करेंगे। प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, और इसी से जुड़ा है कि
बेटियां जो हैं खेल में बहुत अच्छी हैं, और हम जानते हैं वो खासकर हमारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां हैं वो खेल में बहुत अच्छी हैं, लेकिन सामाजिक चुनौतियां उनके सामने होती है। आर्थिक चुनौतियों की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक चुनौतियां भी उनके सामने होती है। ये कहा जाए कि एक पुरुष शिक्षक के साथ ना जाना, एक महिला शिक्षक, इस तरह की तमाम चुनौतियाँ होती हैं। तो आपको लगता है कि बेटियों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अलग योजना बनाने की ज़रूरत है, या उनको एक सामाजिक जागरूकता की भी ज़रूरत है कुछ करने की सरकार को इसको लेकर के? वो हम पहले ही भागते हुए खेल नीति को सरकार लेकर आई, और इस खेल नीति में विभाग की ओर से, और शायद हो सकता है कि मैं महिला होने के नाते इस और मेरी दृष्टि बेशक गई है, और ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि हमारी बालिकाओं को भी बराबर अवसर मिल सके। तो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना है, उसमें 300 बच्चों का सिलेक्शन एक जिले से होना है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि 150 बालिकाओं का अनिवार्य रूप से रखा जाना विभाग की ओर से साफ साफ निर्देशित है, और 150 बालक है, 150 बालिकाएं। ठीक इसी प्रकार से मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन राशि है, जिसमें हम 2000 रुपये प्रति माह उनको देते हैं। उसमें 100 बालकों का 200 लोगों का चयन होना है हर जिले से, जिसमें 100 बालिकाएं हैं, 100 बालक हैं। तो इसलिए बालिकाओं को समान अवसर मिले, बालिकाओं को कोई उनको दिक्कत ना आए, माँ बाप उनको प्रोत्साहित कर पाए। हाल ही में मैंने हल्द्वानी में ये मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के बच्चे जो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं, और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन राशि के बच्चे जो कि 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, इन दोनों एज ग्रुप के बच्चों से हल्द्वानी में मैंने संवाद कायम किया, और गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितना बच्चों में उत्साह था उससे कहीं ज़्यादा बालिकाओं के माँ और पिता में उत्साह था। वो कह रही थी कि मेरी बच्ची किचन में भी जाती है तो इतनी दौड़ती है कि दौड़कर जाती है, मतलब घोड़े को भी पीछा छोड़ देती है। तो उनकी इस फीलिंग को देख के मैं गदगद थी कि अब खेल के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है, लड़का और लड़की के प्रति भी दृष्टिकोण बदला है। माँ बाप यदि अपनी बच्ची में टैलेंट देख रहे हैं तो वो उसको निश्चित रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसको देख के वो बहुत प्रेरित भी हैं। उनको अपने बच्चे के लिए यदि हॉकी का किट लेना है, ट्रैक सूट लेना है, शूज लेना है, फुटबॉल की सामग्री लेना है, तो इसे आराम से ले रहे हैं, और वो सरकार को थैंक्स कह रहे हैं कि भाई इतना सपोर्ट हमें पहले कभी नहीं मिला। मतलब खेल के लिए पैसा मिलना तो बड़ी बात है, लोग किताबों के लिए पैसा नहीं मिल पाते, खेल के लिए पैसा दिया सरकार देने का काम कर रही है, तो उन्होंने तो भर भर के आशीर्वाद दिया। तो इसलिए कि बालिकाओं को आने वाली चुनौतियाँ, उनकी आर्थिकी कहीं उनके ऊपर दिक्कत ना खड़ी करे, सरकार उनके साथ इस रूप में खड़ी हो गई। 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त कर रहे हैं, 2000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर रहे हैं, 10,000 रुपये सालाना प्राप्त कर रहे हैं। संख्या 8 से 14 वर्ष के बच्चे की जो है वो 5000 है, और आपके प्रोत्साहन वाले बच्चों की संख्या लगभग 2000 है। तो ऐसे बच्चे हैं जो कि बालिकाओं के रूप में भी, जिनको विभाग कोच भी प्रोवाइड कर रहा है, जिनको विभाग की ओर से हर प्रकार का समय पे, जैसे अभी खेल महाकुंभ चल रहे हैं, इनको ट्रायल के अवसर भी हैं, इनको स्पोर्ट्स महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन के लिए इनको प्रायोरिटी लेवल पे इनका टेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बचपन से जो नरिशिंग की आवश्यकता होती है वो डिपार्टमेंट कर रहा है, और मुझे लगता है कि शायद इसके कारण से आने वाले समय में जिस प्रकार से आउट ऑफ 10 हो गया है, तो ये क्रांति लाने का काम है, जिससे माँ बाप को प्रेरणा मिली है। और जब 4% का हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में खेल युग की शुरुआत हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो मेरा सपना है कि उत्तराखंड सैन्य भूमि, देव भूमि, और सपना तो देवियों की भूमि बनाने का भी है, तो लेकिन उससे पहले लगता है खेल भूमि बनने का सपना पूर्ण होते हुए मैं देख रही हूँ। तो चुनौतियाँ तो जीवन में लड़का और लड़की की दोनों ही है, लेकिन जिस प्रकार से आर्थिक सहयोग को लेकर और उनको प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण को लेकर सरकार उनके साथ खड़ी है, अभिभावक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो अपने बेटा या बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है। तो हम कह सकते हैं कि भागीदारी प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भागीदारी प्रतिशत वहाँ पे 50% है पूरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।